आज का हमारा टॉपिक है कि आवर्धन क्या है और आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। ये एग्जाम में आप लोगों को हो सकता है, यदि आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवर्धन क्या है, उसके बाद हम आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें कोई पिक्चर अगर आप लोग देखते होइएगा तो आप कहते हैं थोड़ा सा छोटा दिखता है तो कहते हैं कि थोड़ा सा उसको जूम कर दो। क्या कर दो? जूम कर दो, तो बड़ा दिखने लगता है। और चाहते हैं थोड़ा सा और जितना बड़ा दिख रहा है उसे छोटा करने के लिए थोड़ा सा और उसको ये कर देते हैं तो छोटा दिखने लगता है। तो आप क्या कर रहे हैं? जूम करने का मतलब क्या हो गया कि आप उसे आवर्धित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवर्धित कर रहे हैं। तो आवर्धन का मतलब होता है, आवर्धन का मतलब होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु से कितना गुना बन रहा है, मतलब कितना बड़ा या छोटा बन रहा है, ये हमें आवर्धन बताता है। आवर्धन का मतलब होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, ये हमें किसी वस्तु का क्या बताता है? आवर्धन बताता है। आवर्धन क्या बताता है? जैसे मान लो, आवर्धन को इंग्लिश में बोला जाता है मैग्निफिकेशन। आवर्धन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आवर्धन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है। आवर्धन को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मैग्निफिकेशन। इसलिए आवर्धन को हम लोग सूचित करते हैं छोटा m से। तो मान लो किसी, यदि किसी वस्तु का आवर्धन, मतलब आवर्धन दिया हुआ है m बराबर 2, m बराबर 2, इसका मतलब हो गया कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु के दुगुना, मतलब बड़ा बन रहा है। आवर्धन m बराबर 2 दिया हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उस वस्तु का दुगुना बन रहा है। तो दुगुना का मतलब बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा। अर्थात मान लो कोई वस्तु है और ये वस्तु हो गया कोई, और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर इसकी हम हाइट मान लेते हैं। तो m बराबर 2 दिया हुआ है, इस वस्तु का आवर्धन 2 दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि इस वस्तु का इमेज कहीं यदि हम दर्पण रख दिए हो, क्या रख दिए हो, तो इस वस्तु का इमेज जो बन रहा है इसका दुगुना बन रहा है। m बराबर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब इस वस्तु का इमेज क्या है? इसके दुगुना। तो इस वस्तु का जो इमेज होगा, क्या होगा? इमेज, प्रतिबिंब जो होगा कहीं बन रहा हो, मान लो इधर बन रहा है, तो इसका कितना गुना बन रहा है? मतलब 4 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा? 4 सेंटीमीटर। यदि m बराबर 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु का 1/2 गुना बन रहा है। 1/2 क्या होगा? 1 से छोटा हुआ। इसका मतलब उस वस्तु का इमेज वस्तु के हाइट से क्या होगा? छोटा होगा। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कि कोई वस्तु है ये वाला, और इसकी हाइट जो है 4 cm है। कितनी है? अब कोई कहता है कि इसका m 1/2 है, मतलब इसका आवर्धन 1/2 है। इसका मतलब हो गया कि इस वस्तु का जो इमेज है, प्रतिबिंब है, क्या चीज है? प्रतिबिंब है, वो वस्तु के ऊंचाई का 1/2 गुना। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 4 है, तो हो जाएगा 4 गुना 1/2। यही ना होगा? तो 2 से गुना करोगे तो 2 दूनी, ये हो जाए, भाग दोगे तो कट जाएगा 2 बार में। ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटी। अर्थात इस वस्तु का इमेज जो बन रहा है, इसे क्या बन रहा है? छोटा। मतलब आवर्धन दिया रहे तो वस्तु के ऊंचाई में गुना कर दोगे,
वो उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल जाएगा। आवर्धन दिया रहे तो हम क्या करेंगे कि उस वस्तु के ऊंचाई में उसके आवर्धन से गुना कर दोगे तो उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कुल मिला करके आवर्धन हमें ये बता रहा है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बन रहा है, ये हमें आवर्धन बताता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इसका कोई फॉर्मूला वगैरह होता है, कैसे हम निकालते हैं आवर्धन को? तो आवर्धन को निकालने का तरीका होता है कि आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से यदि हम भाग दे दें तो आवर्धन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। किसी वस्तु का हमें आवर्धन निकालना है, मतलब उसके आवर्धित प्रतिबिंब को निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब के ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देंगे तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से आवर्धन एक अनुपात हो गया किसका, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब, आवर्धन बराबर कितना होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है। अब आपसे इसका डिफिनीशन पूछा जाए तो क्या कहिएगा, इसका क्या होगा डिफिनीशन, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गया। अर्थात आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा। अब प्रश्न उठता है कि इतना लंबा चौड़ा लिखने की हमें क्या जरूरत है, क्यों नहीं इसे हम सांकेतिक भाषा में लिखे। तो आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, छोटा m। अच्छा, सबको पता है कि हाइट को h से, छोटा h, ये हो गया हाइट। अब किसकी हाइट, ऊपर में किसकी हाइट है, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज, क्या बोलते हैं, इमेज। तो इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग लिखेंगे HI, ठीक है। बट वस्तु की ऊंचाई, तो ऊंचाई इसमें भी है तो क्या होगा H, और किसकी ऊंचाई, तो यहाँ पर हो जाएगा O। O का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, वस्तु। तो इस तरह से प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, अर्थात m बराबर होगा HI बटा HO। अब साइन स्कीम के तहत जरूरत पड़ेगा तो HI में प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। वो निर्भर करता है कि प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। यदि उल्टा बनेगा तो HI का मान में, HI में क्या लगा देंगे, माइनस। यदि सीधा बनेगा तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। क्लियर हो गया। अब हमारा एक प्रश्न है आपसे, सोचकर बोलना कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा इसका, मात्रक विहीन होगा। क्यों, तो अनुपात होने से मात्रक विहीन हो जाता है। चलो एक चीज बताओ, ये हो गया वेग, अब बट्टा क्या कहते हैं, दूरी बट्टा समय। इसका यूनिट क्या होगा, दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, SI यूनिट की बात करें, दूरी को किस में मापेंगे, मीटर, और समय को सेकेंड। तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। ये भी तो अनुपात है दूरी और समय का। तो फिर यहाँ पर आप मात्रक विहीन क्यों नहीं बोला, लेकिन इसके हिसाब से तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गया, ऐसा यूनिट। तो इसको आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें यूनिट नहीं होगा, मात्रक विहीन होगा, ये भी तो अनुपात है, ये भी अनुपात है। इसमें मीटर पर सेकेंड हो गया, उसी तरह से इसका भी यूनिट होना चाहिए।
चलिए लॉजिक लगा करके सोचिए, सोच लिए, होगा कि नहीं होगा यूनिट? नहीं होगा, क्यों? ना ना ना, और बोलो। चलो देखो ध्यान से, एक चीज बताओ, मान लो कि ये, ध्यान दो यहाँ पर, ये आपका वस्तु हो गया, इसकी हाइट कुछ होगा, तो चलो स्केल से मापते हैं, और इसका इमेज इधर कहीं बन गया, ये अपने पास ये दर्पण है, ठीक है, और इसका इमेज जो है, इसका इमेज इधर कहीं बन गया, इधर कहीं बन गया, चलो ये इमेज हो गया, ये सॉरी हाँ ये इमेज हो गया। अच्छा, ये वस्तु की ऊंचाई हो गया, तो वस्तु की ऊंचाई एच ओ, ये हो गया एच ओ बराबर, सपोज मान लो कि स्केल से मापोगे इसको, तो चलो सेंटीमीटर में मापते हैं, तो ये एच ओ सपोज 2 सेंटीमीटर इसको मान लो, कितना सेंटीमीटर? ये किसकी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की, हाइट ऑफ इमेज, इसलिए इसको सूचित करेंगे एच आई से, किसे? एच आई से। तो ये कल्पना करो, मान लो स्केल से तुमने मापा, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसका आवर्धन हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है? एच आई बटा एच ओ, यही ना होता है। तो चलो यहाँ पर निकाल दिया हमने, एच आई के जगह पर कितना लिखोगे? 4 सेंटीमीटर, और ये कितना? 2 सेंटी। अब देखो यहाँ पर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा? कैंसल, और 2 दूनी 4, तो आवर्धन कितना आ गया? तो सेंटीमीटर के मीटर क्या चीज? कुछ नहीं, अरे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो कितना आ गया? 2। मतलब हम कहेंगे कि इस वस्तु का इमेज इसके दुगुना बन रहा है, क्योंकि m बराबर कितना आ गया? 2। तो बताएं आवर्धन क्या बताता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु से कितना गुना बनता है, तो कितना? 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब बड़ा हो गया, दुगुना का मतलब क्या हो गया? बड़ा बन गया। तो यहाँ पर तो मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है, तो मैग्निफिकेशन का, आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। क्यों? क्योंकि ये समान राशि का अनुपात है। अब पहले क्या था? ये दूरी अब बटा समय, ये समान राशि नहीं है। दूरी को हम मापते हैं मीटर में, और समय को मापते हैं सेकंड में, ये अलग अलग राशियां हैं, इसीलिए इसका कुछ न कुछ यूनिट होगा। लेकिन ये क्या चीज है? ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, तो इसका मतलब ऊंचाई क्या हो गया? समान राशि। तो इसको भी यदि मीटर में मापोगे तो ये भी मीटर में होगा, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, तो ऊपर जो भी आएगा ऊपर नीचे कट जाएगा। इसीलिए समान राशियों का अनुपात होने के कारण आवर्धन का मात्रक नहीं होता, एक मात्रक विहीन होता है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि आवर्धन मात्रक विहीन क्यों होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात है, इसलिए ये यूनिटलेस होता है, मात्रक विहीन होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कुछ चीजें आप याद रखेंगे, कुछ चीजें आप याद रखेंगे जो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहला, तो ध्यान देखो, यदि m का मान 1 से ज्यादा आया है, m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो गया? m का मान 1 से ज्यादा, m से m ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया? कि m का मान 1 से ज्यादा, मतलब आवर्धन 1 से ज्यादा हो। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, m का मान 1 से ज्यादा, इसका अर्थ क्या हुआ? 1 से m इज ग्रेटर देन 1, मतलब m का मान 1 से ज्यादा हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। तो कहीं भी m का मान यदि देखना, यदि वो 1 से ज्यादा हो, तो समझ जाना उसका, उस वस्तु का इमेज क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। तो इस स्थिति में
इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा? तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा। दूसरा कि यदि m बराबर 1 हम ले लें, m बराबर, दूसरा यदि m बराबर 1 आपको कहीं दिखे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन सी है? समान है। इसका मतलब हो जाएगा कि एच आई बराबर एच ओ बराबर होगा। तीसरा कि यदि h का मान 1 से छोटा है तब क्या होगा? यदि m इज लेस देन 1, मतलब m का मान 1 से क्या चीज? इसका मतलब क्या हुआ? m का मान 1 से तो इस स्थिति में क्या होगा? हाँ, प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। क्लियर हो गया? बोलिए। एक और प्रॉपर्टी इसमें याद रखिएगा कि यदि m का मान माइनस में आए, निगेटिव आए, m का वैल्यू यदि निगेटिव दिया रहे तो समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। m का मान माइनस दिया रहे तो क्या समझिएगा? हाँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है। दूसरा यदि m का मान प्लस में आए, पॉजिटिव आए, तो प्रतिबिंब क्या होगा? हाँ, तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, काल्पनिक और सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। क्लियर हो गया? अब आप एक चीज बताओ हमें, वो कौन सा दर्पण है जिसमें m का मान हमेशा पॉजिटिव होता है? क्योंकि उसमें सिर्फ काल्पनिक बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा m क्या होगा? और वो कौन सा दर्पण है जिसमें m का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? और वो कौन सा दर्पण है जिसमें m का मान हमेशा +1 होता है? +1। समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का हाइट और वस्तु का हाइट हमेशा एक बराबर रहता है, उसमें छोटा बड़ा नहीं बनता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हमेशा एक बराबर रहेगा। तो ये समतल दर्पण यदि रहता तो इसके सामने हम 2 सेंटीमीटर हाइट का कोई वस्तु रखते तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर ही बनता। इसका मतलब 2/2 कितना? 1। यदि 4 सेंटीमीटर हाइट का कोई वस्तु हम रखते तो इसके पीछे जो इमेज बनता वो भी 4 सेंटीमीटर हाइट का बनता है। तो 4/4 वो भी कितना? मतलब कौन सा दर्पण है जिसमें m बराबर हमेशा +1 आता है? तो याद रखिएगा ये चीज को आप याद रखिएगा कि m बराबर +1 किसमें होता है? समतल दर्पण में, समतल दर्पण में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए अब।
तो आवर्धन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम यहाँ क्या बोलते हैं? आवर्धन। अर्थात यदि आवर्धन को m से सूचित किया जाए तो m बराबर हो जाएगा HI/HO। इसका यूनिट नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। क्यों? क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात है, समान राशियों का अनुपात है। m हमें ये बताता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बनेगा वस्तु से। जैसे m बराबर, m का मान यदि 1 से छोटा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। m यदि 1 से ज्यादा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। और यदि m बराबर 1 है तो क्या होगा? बराबर बनेगा। अब हमें करना क्या चीज है? इसका व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक का मतलब ये हो गया कि m बराबर HI/HO होता है, लेकिन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब के दूरी के द्वारा भी हम आवर्धन को निकाल सकते हैं। अर्थात m बराबर HI/HO के अलावा m बराबर HI/HO बराबर -V/U भी होता है। V क्या चीज है? प्रतिबिंब दूरी। और U क्या चीज है? तो व्यंजक प्राप्त करने का मतलब यही हुआ कि हमें ये सिद्ध करना है कि HI/HO बराबर होता है -V/U, ये होता है। अब इस चीज को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करें। तो चलिए इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें, चूंकि हम अवतल दर्पण में इसको प्रूफ करें, तो हम क्या करते हैं? एक अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? एक अवतल दर्पण लेते हैं। तो चलो ये हो गया अपने पास अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसका अवतल दर्पण में हमें ये वाला भाग कलई करना पड़ेगा, ये वाला भाग कलई करना पड़ेगा, ये वाला। तो चलो हम प्रधान अक्ष ले लेते हैं, सबको तो पता है ना। चलो ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस दर्पण का द्वारक हो जाएगा MN। ये इसका ध्रुव हो गया। ये ध्रुव हो गया, P हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका फोकस इधर होगा और सेंटर भी इधर होगा, तो हम ये फोकस यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो गया फोकस, ये हो जाएगा आपका सेंटर। क्लियर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? इस दर्पण के सामने एक वस्तु को रखते हैं, तो इधर कहीं भी रख सकते हैं। तो आपके सुविधा के लिए हम अनंत और C के बीच में रख रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रधान अक्ष पर एक वस्तु को रख रहे हैं, अनंत और C के बीच में रख रहे हैं। इस वस्तु का हाइट कुछ होगा, तो हाइट हम HO मान लेते हैं। नहीं तो चलो पहले वस्तु का नाम दे देते हैं A और B, 2 पॉइंट ले लेते हैं कहीं। इस ये वस्तु क्या हो गया? AB। तो हमारे पास MN एक दर्पण है जिसके सामने C और अनंत के बीच एक वस्तु AB रखा गया है। तो स्वाभाविक हमको पहले से पता है कि अनंत और C के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज C और F के बीच में बनेगा, जो वास्तविक होगा और वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। तो चलो इमेज बना देते हैं। तो हम किसी एक पॉइंट का इमेज बनाएंगे, तो हम इस B पॉइंट का इमेज बना देते हैं। मान लेंगे बाकी सब कैसे ही बनेगा। तो इमेज बनाने के लिए किरण आरेख द्वारा हम यहाँ से 2 किरण लेंगे। कितने किरण? तो हम क्या करते हैं? एक किरण C से ले लेते हैं और एक किरण हम P से ले लेते हैं। ओके, तो चलो एक किरण कहाँ से लेते हैं हम? तो एक किरण हम ले लेते हैं चलो 20, ये पहले P से ले लो। तो चलो ये P से ले लेते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि CP त्रिज्या हो गया, तो ये आपतित किरण, ये हो जाएगा लंब। तो आपतन कोण इतना ही कोण बनाकर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। इतना ही कोण बना करके ये लौट जाएगी, ये लौट जाएगी। ओके, तो अब बताओ यदि ये कोण और ये कोण क्या होगा? तो आगे चल करके यदि हम बोले कि इसके बीच का ये वाला बराबर होगा, तो क्या बोलोगे? हाँ होगा। किस नियम से? परावर्तन के नियम से। किस नियम से? I बराबर क्या है? R।
ये I बराबर R होता है परावर्तन के नियम से, इसलिए ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो अब एक दूसरा हम ले लेते हैं, C से पास कर देते हैं। किससे पास कर देते हैं, C से पास कर देते हैं। तो चलो एक दूसरा ले लेते हैं, C से पास करो, ये वाला। अब चूंकि C से जो कोई भी किरण जाती है तो हमें पता है कि ये त्रिज्या, ये C से कोई भी किरण जाती है तो उसी रास्ते से रिटर्न हो जाती है, क्योंकि ये त्रिज्या हो गया। और त्रिज्या दर्पण पर क्या होता है, लंब, और लंब के दिशा में कोई भी यदि किरण जाती है तो उसी डायरेक्शन से क्या हो जाती है, लौट जाती है। इसलिए इस डायरेक्शन से जा रही है तो इसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो दोनों की परावर्तित किरण यहाँ पर मिल रही है, इसका मतलब इस वस्तु का इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ये वाला हो गया इसका इमेज, हो गया। तो चलो ध्यान देखो, अब इस इमेज की हाइट भी कुछ होगा, तो पहले इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं A डैश, ये क्या होगा, B डैश। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण, यहाँ भी कितना, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। क्लियर हो गया। तो चलो इसको आप लोग लिख लेना। माना MN एक दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष पर अनंत और C के बीच में एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब C और F के बीच में A डैश B डैश बन रहा है। अब ये इसकी हाइट को हम H मान लिया जाए, यहाँ पर लिख देते हैं, माना AB बराबर HO। अच्छा ये प्रतिबिंब का हाइट हो गया, तो A डैश B डैश बराबर HI। लेकिन साइन स्कीम से तो प्रधान इसके नीचे है, तो साइन स्कीम के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अच्छा वस्तु दूरी कितनी है, P से A पर रखा गया ना, तो ये P वस्तु की दूरी हो गया, और वस्तु दूरी को हमेशा हम U से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा PA वस्तु दूरी, ये हो जाएगा U, क्या होगा U। साइन स्कीम के हिसाब से प्लस लगाए कि माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस U। अच्छा प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पर होगा, तो प्रतिबिंब A डैश पर बन रहा है, तो ये जाएगा PA डैश, ये प्रतिबिंब दूरी हो गया, PA डैश प्रतिबिंब दूरी हो गया। अब प्रतिबिंब दूरी को किसे डिनोट किया जाता है, माइनस कि प्लस, पहले तो V से डिनोट किया जाता है, तो ये V हो गया। अब साइन स्कीम के हिसाब से इसका प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, क्योंकि दर्पण के सामने है तो क्या लगेगा, माइनस, क्या लगेगा, माइनस। जरूरत पड़ेगा तो फोकस दूरी भी लिख सकते हैं और त्रिज्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमें अभी इसकी जरूरत है, तो इतना हो गया। जरूरत पड़ेगा तो AB के जगह पर क्या लिख सकते हैं, HO। A डैश B डैश यदि मिलेगा तो क्या लिखेंगे, HI, साइन स्कीम के हिसाब से माइनस लगा देंगे। अच्छा PA के जगह पर क्या लिखेंगे, और PA डैश के जगह पर आगे बढ़े। अब यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, ध्यान से देखो, इसमें समकोण त्रिभुज कितना बना है पहले ये देख लो, चार्ट हो ना, ABC एक ये वाला त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। एक यहाँ पर A डैश B डैश C, एक यहाँ पर A डैश B डैश P बन रहा है, तो कैट हो गया, चार्ट हो गया। एक ये वाला, एक ये वाला 2, एक ये 3, एक ये वाला 4, 4 समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हमें इसमें से 2 समकोण त्रिभुज को सेलेक्ट करना है, इस तरह से कि दोनों का कर्ण P पर जाकर के मिले। तो इसके लिए हमें कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, एक दिख रहा है ABP, एक दिख रहा है A डैश B डैश P। तो ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो चले दोनों त्रिभुज में, तो चलो चलते हैं दोनों त्रिभुज में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P में, ये दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं। तो सबसे पहले समरूपता के बारे में
समरूप आकृति से पहले आपको सर्वांगसम आकृति के बारे में पता होना चाहिए कि दो आकृति को सर्वांगसम कब करते हैं। तो आप ये चीजें 9th क्लास में पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो? 9th क्लास में। तो चलो थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। देखो ये मेरा हथेली हो गया पहला, ये दूसरी हथेली, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये दोनों आकृतियां जो है हथेली सर्वांगसम है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस हथेली के ऊपर इसको हम रखेंगे और यदि ये पूर्ण रूप से ढक लेगा तो कहना कि ये सर्वांगसम है, और नहीं ढकेगा तो सर्वांगसम नहीं है। तो चलो रखते हैं, ये वाला ढक लिया तो उधर से देखोगे ना तो ये दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा। यदि पूरा पूरा नहीं ढका रहता ना तो ये भी दिखता और इसका भी भाग दिखता। तो हम रख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये इधर वाला हथेली नहीं दिख रहा होगा, इधर से देखोगे तो ये वाला हथेली आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सर्वांगसम हो गया। इस आकृति को क्या बोलेंगे? तो दो आकृति को सर्वांगसम कब बोलते हैं? जब दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले। दो आकृति को सर्वांगसम कब बोलेंगे? जब दोनों आकृतियां पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक ले। तो चलो इसने ढक लिया। अच्छा एक चीज बताओ, ये बोर्ड और हम सर्वांगसम है? क्योंकि हम खड़े हैं तो ये वाला इधर दिख जा रहा है, पूर्ण रूप से हम इसको नहीं ढक पा रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा बॉडी और ये बोर्ड सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक दूसरे को नहीं ढक पा रहा है। तो चलो ये तो ढक रहा है ना, इसीलिए दोनों आकृति क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। तो जो जिसको ढकता है वो संगत भाग कहलाता है। तो अंगूठा किसको ढक रहा है? इस अंगूठे को। तो ये दोनों संगत भाग हो गया। ये इसको ढक रहा है तो ये संगत हो गया, ये ढक रहा है संगत, संगत, ये क्या हो जाएगा? और संगत भाग हमेशा बराबर होता है। तो सर्वांगसम आकृति में जो जिसको ढकता है वो क्या कहलाता है? संगत भाग। और संगत भाग हमेशा क्या होते हैं? बराबर। क्लियर हो गया? लेकिन समरूप में क्या होगा कि संगत भाग तो होगा लेकिन वो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो समरूप आकृति में क्या होगा कि दो आकृति यदि समरूप है तो उसके संगत भाग का अनुपात बराबर होता है। बात समझो, सर्वांगसम में क्या होता है? संगत भाग बराबर होते हैं, और समरूप में क्या होता है? संगत भाग का अनुपात बराबर होता है। बात समझ में आया दोनों में? सर्वांगसम में क्या होता है कि संगत भाग बराबर होते हैं। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि ये सर्वांगसम है, तो तुम कहोगे सर अंगूठे की हाइट और इस अंगूठे का हाइट क्या होगा? बराबर। इस उंगली का हाइट तर्जनी का क्या होगा? बराबर। बोलोगे? यदि हम कहें कि ये समरूप है तो समरूप में छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो शर्त क्या है? जैसे ये इसको ढक रहा है, समरूप में भी इसका संगत ये वाला हुआ, तो इसकी हाइट का अनुपात और इसके हाइट का अनुपात निकालोगे, फिर उसके बाद इसके हाइट का अनुपात निकालोगे, इसके हाइट का अनुपात निकालोगे, ये सब एक बराबर ही आएगा। तो इसमें संगत भाग का अनुपात क्या आता है? बराबर। और सर्वांगसम में संगत भाग बराबर होता है। अंतर समझना इस चीज को, आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब जैसे सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे पास कुछ नियम होते थे, उसी तरह से समरूप सिद्ध करने के लिए भी हमारे पास कुछ नियम है। तो फिलहाल हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों का दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो समरूप हो जाएगा। और भी प्रॉपर्टीज होता है, तो हम मैथ जब पढ़ेंगे तो आपका 6th चैप्टर है उसमें डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो अब देखो ये दोनों त्रिभुज का, ये ABP और ABP में कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर है क्या? चलो इसको थोड़ा सा हम कलर कर देते हैं कि ये वाला किसकी हम बात कर रहे हैं। ये त्रिभुज क्लियर हो गया। और हम बात करें ये वाला त्रिभुज, ये वाला। अभी दोनों त्रिभुज में आपको देखना है कि इसका कोई दो कोण इसके किसी दो कोण के बराबर है, तो कौन सा कोण है ये आपको ढूंढना है। तो चलो देखते हैं। इस त्रिभुज के A पर 90 डिग्री और इस त्रिभुज के A' पर 90 डिग्री, तो इसका कोण A इसके कोण A' के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण A बराबर कोण A'। क्यों हुआ? प्रत्येक 90 डिग्री है इसलिए बराबर हो गया। एक और कोण बराबर चाहिए, तो देखो इस त्रिभुज का ये I
और इस त्रिभुज का आर परावर्तन के नियम से बराबर होगा, मतलब इसका P इसके P के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का कोण P बराबर हो जाएगा कोण P डैश। क्यों बराबर हो गया? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बराबर होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, तो इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गया, तो क्या बोलोगे अब? ये दोनों समरूप हो गया। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे किस नियम से? ए कोण कोण। तो इसलिए ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से अब यदि ये समरूप रहता तो आप इसको, सॉरी सर्वांशम रहता तो इसको आप ऐसे लिखते, त्रिभुज ए बी पी, है ना, ऐसे लिखते। लेकिन ये समरूप है तो ये वाला चिन्ह हटा देंगे, दो ठो लाइन जो है ना, ये वाला क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये दो लाइन आप हटा देना, ये वाला। तो त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज। तो देखो अब ए का संगत कौन होगा, इसमें भी संगत ढूंढना है। अब कल्पना करो कि सर्वांशम, ऐसे कुछ सोच करके चलो, तो ये इसको ढकेगा, तो ए किसको ढकेगा? ये 90 है तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ए का संगत कौन हो गया? ए डैश। ये पहले लिखे हैं तो ए डैश पहले हो जाएगा। अच्छा, बी कहाँ पर है? यहाँ पर, तो ये किसके ऊपर जाएगा? बी डैश। तो बी दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर बी डैश आ जाएगा, और पी पी के ऊपर जाएगा, अर्थात त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। अब ये समरूप हो गया तो संगत भाग का अनुपात बराबर होगा। तो चलो, ए बी का संगत कौन होगा? हाइट का संगत हाइट होगा, तो ए बी का संगत कौन हो गया? तो इसलिए ए बी और ए डैश बी डैश का अनुपात निकालेंगे। अच्छा, इसका आधार ए पी हो गया इसका आधार, तो इसका अनुपात बराबर होगा। तो चूंकि हम दूरी पी से मापते हैं, तो इसलिए एपी न लिख करके पीए लिख देते हैं। तो इस त्रिभुज का आधार पी है, इस त्रिभुज का आधार पी ए डैश, तो इसका अनुपात बराबर होगा। तो पी ए बट्टा, और कर्ण का कर्ण से बराबर होगा, तो कर्ण छोड़ देते हैं। ये दोनों का अनुपात निकालोगे ना तो ये बराबर ही आएगा। क्या आएगा? बराबर। क्योंकि समरूप त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज होता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजा का अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा? बराबर। मतलब इसका अनुपात यदि 2 आएगा तो इसका भी अनुपात क्या आएगा? 2 ही आएगा। इसका अनुपात 4 आएगा तो इसका भी अनुपात क्या आएगा? 4। इसका 2/3 तो इसका भी कितना? 2/3 ही आएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या करो, मान बैठाओ आप, मान बैठाओ तो ए बी क्या चाहिए? देखो यहाँ पर ए बी को हमने एच माना है, असाइन, तो ए बी के जगह पर क्या लिखोगे? एच ओ। अब बट ए डैश बी डैश क्या चाहिए? माइनस एच आई। पी ए क्या चीज है? माइनस यू। और पी ए डैश क्या है? अब माइनस ऊपर जाएगा, सबको पता है कि माइनस हर में नहीं, माइनस को नहीं रखा जाता है, ये ऊपर जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है तो माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अब माइनस। अच्छा, एक काम करो, हम चाहते हैं कि ये दोनों को ऊपर ले जाए, तो बराबर की इधर भी एक भिन्न है, बराबर की इधर एक भिन्न है, तो यदि हर दोनों का ऊपर जाएगा तो अंश भी क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। दोनों का ऐसा ना कि इसको ऊपर लेकर चले जाना, इसको नीचे, इसको ऐसे छोड़ देना, तो गलत हो जाएगा। ये क्रिया दोनों ओर करना है कि इधर कोई भिन्न हो और दूसरे साइड में कोई भिन्न हो, तो उसका हर दोनों का ऊपर ले जाओगे तो दोनों का अंश क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, और मान में कोई परिवर्तन। इसलिए हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है एच आई बटा ना एच ओ सिद्ध करना है, इसलिए हम इस दोनों को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? नीचे। तो चलो, ये हो जाएगा माइनस एच आई बटा एच ओ, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा v बटा यू। अब हम दोनों ओर माइनस से गुना कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया प्लस,
एच आई बट्टा एच ओ बराबर हो जाएगा माइनस वी बाई यू। और प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का आवर्धन करते हैं, मतलब इसके जगह पे एम भी हम लिख सकते हैं। अर्थात एम बराबर एच आई बट्टा एच ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से ये आवर्धन का व्यंजक हो गया, आवर्धन का व्यंजक हो गया। अब हमें दर्पण सूत्र सिद्ध करना होगा, तो इसी तरह से अब ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर देंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे, तो एक दूसरा इक्वेशन अपने पास आ जाएगा और दोनों इक्वेशन को आगे लेकर के बढ़ेंगे तो हमारा दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, दर्पण सूत्र सिद्ध हो जाएगा।